अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। यात्रा के दौरान 400 सैटेलाइट फोन होंगे इस्तेमाल। आपात हालात के दौरान संचार की जरूरत होगी पूरी। अभी 2 जून तक बिगड़े रहेंगे मौसम के मिजाज। 3 जून से मौसम फिर साफ होने की भविष्यवाणी। हाईवे पर सफर करने वाले बरते पूरी एहतियात। वहीं पर ट्रैकिंग के शौकीन से भी सब्र करने का आह्वान। कल से शुरू होगा भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का होगा प्रचार प्रसार। बुद्धिजीवियों आम लोगों के साथ 30 जून तक होगी सभाएं। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए कोशिशें जोरों शोरों से जारी है। प्राकृतिक आपदाओं व आपात परिस्थितियों के दौरान संचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बार यात्रा के दौरान 400 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा इस बार 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और जिसकी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए ऋतिका राजपूत यहां पर ज्वाइन करेंगी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपातकालीन यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उसको लेकर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 400 के करीब जो सैटेलाइट फोन हैं वो इस बार इस्तेमाल किए जाएंगे और इन फोन्स के जरिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो जो मदद है वो इन फोन्स की ली जाएगी। और अमरनाथ यात्रा में तैयारियां पूरे तरीके से अभी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, जिस बीच 1 जुलाई से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा और इस बार 2 महीने की यात्रा जो है वो रखी गई है। अब देखना यह है कि अगर मौसम साथ देता है तो ये 2 महीने की यात्रा जो है पूरी तरीके से सफल साबित होगी। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए ऋतिका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। तो ऋतिका से जानते, ऋतिका आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा अमरनाथ यात्रा को पूरी तरीके से सुचारू बनाने के लिए खासकर इमरजेंसी सिचुएशंस को भी ध्यान में रखते हुए सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करने की बात कही गई है, तो उसके हवाले से क्या कुछ और जानकारी आ रही है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। बुनियादी ढांचे जो हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर ध्यान दिया जाए तो उसकी तैयारियां भी पूर्ण रूप से यहाँ करने की तरफ कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके चलते इस बार अमरनाथ यात्रा में 400 सैटेलाइट फोन जो है वो यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो ऐसे में ट्रैक करने की स्थिति में और यात्रा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसे पूरे स्वीकार रूप से आगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड की तरफ से भी वहाँ पे दौरा किया गया। श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने भी वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसे और गति से आगे बढ़ाने के निर्देश जो है वो दे दिए। बिल्कुल, आपसे ऋतिका ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत की जा रही है और 2 महीने तक की जो यात्रा है इस बार रहेगी, इस बीच और क्या क्या पहलू हैं जिन पर बात करना जरूरी है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन उसमें से एक है जिस पर प्रशासन काम कर रही है, उसके अलावा बहुत से और बिंदु भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इधर यात्रा की दृष्टि से देखा जाए पिछली बार भी अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी लोग खासकर यात्रा से पहले साधुओं के जत्थे जो हैं वो जम्मू में पहुंचते हैं, पिछली बार उन्हें हल्का सा दरबदर होना पड़ गया था जिसकी शिकायतें जो हैं वो निकल के आई थी। तो ऐसे में जो कमियां पिछली बार रह गई थी उन पे इस बार अगर ध्यान दिया जाएगा तो यात्रा जो है ज्यादा सुगम बनेगी और जो अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे प्रॉपर तरीके से यात्रा को मैनेज करने के लिए और यात्रा को डायरेक्ट करने के लिए भी अगर ड्यूटीज किसी की लग जाती हैं तो ऐसे में लोगों की समस्या जो है पिछले साल की तरह बाहर निकल के नहीं आएगी। और बाकी के इंतजाम की अगर मैं बात करूं, जो कि कैंप लगाए जाने वाले हैं, पिट्ठू सर्विस वहाँ पे दी जाने वाली है, वहाँ पे बिजली पानी का जो इंतजाम है उसको लेकर भी निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं और आगे की तरफ कार्य जो है वो गति से बढ़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ ऋतिका राजपूत। और वहीं पर अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार 400 सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई आपातकालीन ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें कि फोन्स की जरूरत पड़े तो फिर कनेक्टिविटी के लिए 400 ऐसे सैटेलाइट फोन हैं जिसको इंस्टॉल किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम के बिगड़े ये मिजाज 2 जून तक यूं ही जारी रहेंगे। बारिशों के कारण जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है और मौसम विभाग श्रीनगर के डिप्यूटी डायरेक्टरेट मुख्तार अहमद के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि 2 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और 3 जून से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। 7 से 8 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है और वहीं पर मुख्तार अहमद ने मौजूदा समय के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफर करने वालों और ऊंचाई वालों क्षेत्र में ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। मुसलसल बारिशें हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से ही थ्रू जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो इसी पैटर्न का वेदर जो है ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक लगभग 2 जून तक रहने के चांसेस है। 3rd से जो है मौसम में इम्प्रूवमेंट आएगी और लगभग 7th 8th जून तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस है। लेकिन कुछ एक जगहों पे लोकल डेवलपमेंट की वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फॉर ब्रीफ पीरियड वो हो सकता है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है 3rd के बाद। अभी कंटिन्यूसली बारिशें हो रहा है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है जिसके कारण जो है मड स्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ऐसे में जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या बाकी जो शाहराएँ हैं खासकर यहाँ J&K के अंदर जो पहाड़ी ज़िलों को कनेक्ट करते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। जब तक ज़रूरी ना हो अननेसेसरी ट्रैवल या वेंचर न करें। टूरिस्ट के लिए खासकर जो ट्रैकिंग पे जाते हैं या बाकी जो हिल स्टेशंस पे जाते हैं वो थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं पिछले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल यानी 1 जून से महाजन संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये महाजन संपर्क अभियान कल से शुरू होकर 30 जून को संपन्न होगा। इस अभियान के तहत जहां पर बुद्धिजीवियों के साथ वार्तालाप किए जाएंगे और वहीं पर आम लोगों के साथ भी सभाओं का आयोजन कर उन्हें इन उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। कल 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान को घर घर तक ले जाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। ये जो महाजन संपर्क अभियान है, इसके अंतर्गत यहां इंटेलेक्चुअल समाज के साथ वार्तालाप, इंटरेक्शंस होंगी। अलग अलग वर्गों के साथ वो जो युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, SC समाज, ST समाज, OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के सम्मेलन विधानसभा स्तर पर किए जाएंगे। इसके साथ साथ इस महाजन संपर्क अभियान में आम समाज, आम जनमानस के पास हर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार द्वारा जनता के हित में जो पिछले 9 साल में कार्य किए गए, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम मोदी साहब ने पिछले 9 साल में किए हैं, इन कार्यों को लेकर एक बड़ा महाजन संपर्क अभियान मोदी साहब। पीओजे की रिफ्यूजियों संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए उन्हें 30 लाख रुपए की एक मुश्त
राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया गया। इन रिफ्यूजियों ने बताया है कि संसदीय समिति रिफ्यूजियों को 30 लाख रुपए देने की सिफारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए की ही दे पाई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द इन सिफारिशों का संज्ञान लेते हुए जल्द उन्हें राहत पहुंचाएगी। ये जो बाकी मसले हैं हमारे यहाँ, जो 24.5 लाख अभी बैलेंस है 5.5 के अलावा, क्योंकि जेपीसी ने रिकमेंड किया था 30 लाख, तो अभी उसे 24 रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये इंसान को देखते हुए, एक अत्याचार को देखते हुए जो इन लोगों के साथ हुआ है, तो उम्मीद बनती है कि अभी मोदी जी इस पूरे मसले के ऊपर गौरसानी करेंगे और मुझे पक्का भरोसा है कि इससे हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, जो हमारे हक हकूक़ वो मिलेंगे। जम्मू के पौष त्रिकुटा नगर इलाके में कुछ लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय तरुण घंडोत्रा के रूप में की गई है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल के परिजनों के मुताबिक हमलावरों ने पार्किंग को लेकर हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। वो पार्किंग कर रहे थे, गाड़ी की पार्किंग के दौरान उनको सिर्फ इतना बोला कि बाहर आइए, बात करनी है। तो ही वॉज नॉट अलर्ट कि कुछ लोग ऐसे मारने पड़ जाएंगे मुझको। अचानक से कुछ लोग उनको एकदम से अटैक कर देते हैं, जिसमें स्वेयर इंजरीज आई हैं। उनको हेड पे काफ़ी इंजरीज आई हैं, बहुत सारे टांके लगे हैं, 8-10 टांके लगे हैं सर पे। अब उनको काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोटें आई हैं, जिससे वो कभी कॉन्शियस हो रहे हैं, कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उनको बिल्कुल होश नहीं है इस टाइम। कारण क्या रहा? कारण कुछ ऐसा रहा कि हमारे वहाँ पे एक खाली प्लॉट है जहाँ पे सभी लोग पार्किंग करते हैं। वहाँ पे काफ़ी 30 to 40 गाड़ियाँ वहाँ पे पार्किंग हो जाती हैं, 20 to 25 या 30-40 हो जाती हैं। तो वहाँ पे रोज़ पार्किंग करते हैं हम लोग। तो उन लोगों ने बोला कि अपनी गाड़ी को साइड कर दीजिए। तो इन्होंने जैसी ये गाड़ी से बाहर आई कि मैं बात करता हूँ, कुछ क्या बात करनी है। तो वो लोग कहते हैं आप बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। तो पूरी फैमिली ने एकदम से अटैक कर दिया और ये प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस चीज़ के लिए। कोई वेपन भी उन्होंने पकड़ा था, एकदम से देख नहीं पाए कोई रॉड थी कि तलवार थी, क्या था। वो वेपन सिर पे लगा है और सिर पे बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हैं। हो सकता है हमें उसको बाहर शिफ्ट करना पड़े। हम खुद परेशान हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे। ये तो चलो शुक्र है टाइम से हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो चलो थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट मिल गई, क्योंकि वो उसको खून से लथपथ छोड़ गए थे वो, और सारे ही भाग गए। कुछ घर के अंदर घुस गए। जो उनका बेटा था जिसने इस चीज़ से हमला किया था, वो घर बार छोड़ के गाड़ी लेके फटाफट से भाग गया। वो एप्लीकेशन दे दिया, अब पुलिस के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करती है, कैसे करती है। हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया पुलिस वालों का। अब उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सीआरपीएफ समाज के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में सीआरपीएफ द्वारा जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को सुविधा पहुंचाई गई। वहीं पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने यहां पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया। वहीं पर बांडीपुरा जिले के ओढ़ीना इलाके में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने एक कैंप ऐसा ही कैंप लगाया। देखिए, भारत सरकार का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो सीआरपीएफ प्रत्येक वर्ष और उसकी जो बटालियंस हैं उनके द्वारा करती रहती है। और 76 बटालियन के द्वारा ये पहला मेडिकल कैंप इस चवादी विलेज में लगाया जा रहा है, जो कि 5 कैंप इनके द्वारा लगाए जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीआरपीएफ आवाम के बीच पहुंच करके उनको जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो आज देने जा रही है। हमारे पास अच्छी चीज़ क्या है कि हमको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ से बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे पास डॉक्टर्स भी
बोथ लेडीज़ एंड जेंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास हर तरह की मेडिसिन है। हम कोशिश करते हैं, जो हमारे कैंप का मकसद है कि हम कश्मीरी आवाम, ख़ास तौर से इस इलाके जहाँ हम हैं, यहाँ पर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको उनके घर के पास ही मुहैया कराएं। तो ये हमारा एक प्रयास है। मुझे आज बहुत खुशी है कि इतनी बारिश के समय में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए और मेडिकल कैंप को हमारे सक्सेसफुल बनाया। और मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, ताकि जिस किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो उससे निजात पा जाए। जिला कठुआ के लोगेट मोड़ के लोगों ने जम्मू दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय सरपंच सतपाल चौधरी ने कहा है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस कदर घटिया तरीके से किया जा रहा है कि निर्माण के दूसरे दिन हर रोड धंसती जा रही है, जिससे कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ਇਹ ਰੋਡ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਖਲਾਰ ਪਾਏ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕन्नै भी जगह बोलिया भाई साड़ी ये समस्या सुनो। ये रोड अल दिन 2-4 दिन पहला जिसलै लुक पाई ओल्लै भी बह गया, दूए दिन अज 4 कनियां पईयां ने। ये रोड की हालत देखो जेड़ा बवै दा, और इधर बजरी पेदी है, इन्नी ट्रैफिक चलती है। इस ट्रैफिक कन्नै ये जेह्ड़े गीटे मतलब पत्थर रुट के आउंदे ने, इ'यां गोली बजदी है। ये कल दी कंडीशन है, वो शीशा दिक्खो, शीशा गी तोड़ के पत्थर अंदर जा बजा। अगर कोई इंसान गी बजदा, वो इंसान क्या जींदा रहिंदा, वो इंसान खत्म हा। ये कल बन्नी बनाई है, इधर दिक्खो, ये बन्नी ये कन्नै कन्नै बन्नेआ जी, कन्नै कन्नै भज्जा दियां। इन्हें ये बोलिया भाई ज़्यादा नहीं तो बजरी पर ही पा दो। ये पत्थर वाला लिखा बजरी है, जी गोली वाले लिखा होती। रामनगर में आयोजित ब्लॉक दिवस में अधिकारियों ने न पहुंचने से पंचायत के सदस्यों में भारी रोष है। रामनगर की कघोट पंचायत के सरपंच सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा अधिकारियों के बजाय ऐसे कर्मचारियों को भेजा जाता है जो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। और स्थानीय सरपंच के मुताबिक विभाग ऐसे कर्मचारियों को भेजकर मात्र औपचारिकता की ही निभा रहा है, जिससे ना तो सरकार का उद्देश्य पूरा हो रहा है और न ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें भी अधिकारी नहीं पहुंच पाए। जो अगले हफ्ते हमारा बुधवार को ब्लॉक दिवस होगा, उसमें हमने सीधा सीधा कह दिया कि हर डिपार्टमेंट का जो भी आदमी आएगा वो यहाँ पे जो सब डिवीज़न का हेड है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4th क्लास और जहाँ जिन लोगों को यहाँ पे भेजते हैं वो अपना जवाब नहीं दे पाते हैं। पिछले दिनों भी जैसे आपने देखा कि बिजली डिपार्टमेंट की ऑफिस के बाहर हमने देखा कि AWO रामनगर में नहीं आते हैं और कोई भी मूवमेंट रजिस्टर उन्होंने वहाँ पे नहीं लगाया है। आज भी यही साहब यहाँ पे उन्होंने भेजे थे और वो बिजली डिपार्टमेंट की जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनके बारे में सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पे मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए। जम्मू के ऐतिहासिक गुम्मट गेट की जल्द ही पुरानी शान लौटने वाली है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही गुम्मट हेरिटेज कॉरिडोर पर काम शुरू होने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत गुम्मट गेट के साथ साथ अन्य निर्माण कार्य भी किए जाएंगे। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि शहर को और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य को लेकर इस हेरिटेज कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। वहीं पर इस काम को पूरा होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुकानदारों का काम भी बढ़ेगा। वहीं पर अपर गुम्मट बाजार एसोसिएशन के व्यापारी संघ ने भी जम्मू की धरोहरों के संरक्षण करने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा दिखाई जा रही दिलचस्पी की खूब सराहना की। कुछ ड्योडियम भी बना रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने द्वार थे जहाँ से गुजर के लोग जाते थे और जम्मू शहर में
यहाँ घूमट से निकलते हुए रघुनाथ बाज़ार और सिटी चौक, उसके बाद पुरानी मंडी से होते हुए जैन बाज़ार और फिर वहाँ मुबारक मंडी में लोग पहुँचते थे। वैसी सुंदरता बनी रहे, पुराने रास्ते बने रहें, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा शहर की सुंदरता के लिए काम करता रहेगा और कर रहा है। ये जो ड्योडियाँ बनी हुई है, ये कोई 7 ड्योडियाँ होती थी। ये हमारा जो पुराना शहर है, ये जम्मू शहर किले के अंदर ही होता था। ये किला था, आज भी कुछ निशानियाँ इधर बची हुई हैं। कुछ किला जैसे जोगी गेट है, जोगी गेट की तरफ देखो कुछ ऐसे दीवारें भी हैं, और इधर भी थी, अभी तो कुछ नेस्तना बूत हो गई हैं। मगर ये है कि आज भी ये है कुछ जैसे ये ड्योडी है, मेशी गेट है, ये अपना वो जोगी गेट है, और एक पीर मिठे भी गेट है, एक इधर आमफले की तरफ होता था, एक वो अपना मुबारक मंडी वगैरह। तो ये 7 ड्योडियाँ जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, 7 ड्योडियाँ होती थी। और इधर जो है गेट होता था, ये गुमट जो गेट है, गुमट सबसे चलन में आने जाने में सबसे जो बेहतर गेट था यही गुमटी। इधर से ही आना जाना जम्मू के शहर के लोगों का आना जाना होता था। ये जो मेशी गेट है, इसको हम कांजी हाउस भी बोलते हैं। ड्योडी तो जम्मू में 3 से 5 तक थी, 3 जहाँ थी, 2 ऊपर राय महल की थी। और मेन एंट्री की ये थी ड्योडी, ये गुमट बाजार की जो ड्योडी है, ये पुरानी इतिहास ड्योडी थी जहाँ पे। उसके बाद इसके सीढ़ियाँ चढ़ने में राय मंडी तक जाने में 2-2.5-3 किलोमीटर का सफ़र था। 2-2.5 घंटे का सफ़र था, 2-2.5 मील का सफ़र था जहाँ से राय के इतिहास मंदिर, राय के जाने तक, महल तक जाने के लिए। और एंट्री सबसे पहले यही थी। एक एंट्री आजकल वो स्कूल बन चुका है, मॉडल अकेडमी स्कूल के नीचे से जहाँ शमशान घाट को रास्ता जाता है, कि वहाँ की एक मच्छी मार्केट में ड्योडी इतिहास जो ड्योडी हैं, जहाँ से ये ऐसी ड्योडी हैं जहाँ 47 की जब जंग भी लगी, जहाँ इतिहास में संतरी वहाँ ऊपर बैठे करते थे कि देखा करते कोई कहीं जानवर नहीं आ जाए, कोई कुछ नहीं आ जाए। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू ने G20 सम्मेलन में जम्मू सूबे में भी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मंशा का स्वागत किया है। एसोसिएशन के प्रधान कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा है कि ये पहला अवसर है जब किसी बड़े सम्मेलन में जम्मू की अनदेखी नहीं की गई और जम्मू के लोगों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू द्वारा 15 सूत्रीय एक ज्ञापन केंद्रीय पर्यटन मंत्री को सौंपा है, और जिसमें कि जम्मू में 1500 लोगों की क्षमता वाले एक कन्वेंशन सेंटर और एक थीम पार्क के निर्माण के अलावा जम्मू के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की भी मांग की गई है। हाल ही में अभी जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समिट श्रीनगर में हुई है, अटेंड करके आए हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत संतुष्ट हैं कि एक जगह जम्मू को प्रोमिनेंस वहाँ मिली है। आज तक जब भी कोई इवेंट हुआ या कहीं पे भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, जम्मू ओवरशैडो हो जाता था कश्मीर की वजह से। तो हमने उनको एक 15 पॉइंट का विज्ञापन भी दिया उधर, और उसके अंदर हमने पॉइंट्स लिखे, जिसमें सबसे पहला ये था, हमने मांग की कि एक 1500 कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर जो है वो जम्मू में होना चाहिए, क्योंकि उसके ना होने से हम जम्मू में जो है, जो हमारा माइस टूरिज्म है, जो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स और एग्जीबिशंस का जो है, कॉन्फ्रेंसेस का जो टूरिज्म है, वो उससे वंचित है। तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जी यहाँ पे जो एक थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, जो सिदरा गोल्फ कोर्स के साथ है, जो जेडीए की लैंड, वहाँ पे जेडीए बड़ी देर से कोशिश कर रहा है पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही उसके, वो भी उन्होंने माना कि हाँ ये भी ठीक है। और बाकी बहुत 15 पॉइंट्स हमने दिए उनको, उसके अंदर हमने भद्रवाह का भी दिया, पुंछ का भी दिया, राजौरी के भी दिए पॉइंट, जो जहाँ से हमारा टूरिज्म पोटेंशियल जो है पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर वो बढ़े। साउथ कश्मीर में एक बार फिर हुई टारगेट किलिंग से बिफरी पीडीपी सड़कों पर उतर आई है। पीडीपी ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर सरकार से कश्मीर में हो रहे इस खूनी खेल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
पीडीपी ने जम्मू में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ही जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में शांति के दावों की पोल खुल रही है जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ तो खूनी खेल खेला जा रहा है और नंगा नाच किया जा रहा है। हम बार बार ये कहते रहे कि जम्मू के कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं है, यहाँ पर आज भी उग्रवाद का बालोबाल है और लोगों को निजायज तंग किया जा रहा है। मगर हमारी पार्टी की बात ना सुनते हुए महबूबा जी ने कितनी बार कहा यहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है। मगर आज ये जो दीपू कुमार जी की डेथ हुई है ये टारगेट किलिंग है, इसके ऊपर जो उसका कत्ल हुआ है और बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आज उसका कत्ल हुआ तो ये बीजेपी की वजह से हुआ है, जो बार बार चुप रहती है इस बात पे और हमेशा जो कहती है कि नॉर्मलसी है। आज बताना चाहिए कौन सी नॉर्मलसी है। हम यही तो बार बार कहते हैं कि पिछले 3 साल से जो सच बोलना चाहता है उसको ये गवर्नमेंट उठा के अंदर डालती है और बार बार ये अपना प्रेशर एलजी साहब को डालकर लोगों का मुंह बंद करते हैं, लोगों को बात नहीं करने देते। और श्रीनगर के अंदर की बात हो चाहे जम्मू में हो, जब भी कोई बात बीजेपी की करता है यहाँ मुझे ये बताइए ये सरकार कौन चला रहा है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।